क्लास 12th का ये सेकेंड चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, है ना। लॉस्ट स्प्रिंग, इसका क्या मतलब होता है कि बसंत खो गया, है ना। लॉस्ट माने क्या होता है, किसी चीज़ का, है ना, घूम जाना या फिर खो जाना। स्प्रिंग माने बसंत, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है। स्टोरीज माने कहानियाँ, तो एक चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, ठीक है। और यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब बसंत खो गया। अबाउट द ऑथर, है ना, मतलब लेखक के बारे में। यहाँ ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक जो किसी चीज़ को लिखता है उसको हम कहते हैं ऑथर, है ना। अबाउट मतलब उसके बारे में, तो लेखक के बारे में। एनिस जंग 1964, ठीक है, वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। मतलब एनिस जंग जो है वो जो है उनका जन्म जो हुआ है वो राउरकेला में हुआ, और उन्होंने अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था वो कहाँ बिताई, हैदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर एडोलसेंस लिखा है, इसका मतलब होता है कि किशोर अवस्था, है ना, ठीक है। और चाइल्डहुड का मतलब बचपन वाली अवस्था, ठीक है। और स्पेंट का मतलब बिताया, तो उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब उन्होंने जो अपनी एजुकेशन जो है, उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की थी, ठीक है। हैदराबाद में और कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने अपनी शिक्षा है वो कहाँ, हैदराबाद और अमेरिका में प्राप्त की थी, ठीक है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, मतलब उनके माता पिता, है ना, बोथ का मतलब दोनों, राइटर्स थे मतलब लेखक थे, है ना, वो भी लेखन कार्य करते थे, मतलब वो भी लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। मतलब अनिस जंग ने अपना जो कैरियर है, अपना जो व्यवसाय है वो भारत में एक लेखक के रूप में शुरू किया। किसके रूप में, राइटर के रूप में इंडिया में शुरू किया, ठीक है। यहाँ बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, कैरियर का मतलब अपना, है ना, अपना पेशा, अपना व्यवसाय, है ना, अपना कार्य जो है वो किसके रूप में, राइटर के रूप में, भारत में लेखक के रूप में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वह जो है क्या रही है, मतलब वो भारत में और विदेशों में जो समाचार पत्र होते ना उनमें संपादक का काम किया, और जो एक कॉलम भी लिखती थी, मतलब स्तंभकार भी वो रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि उनने एक एडिटर के रूप में, मतलब एक संपादक के रूप में, और एक कॉलम जो लिखते ना तो उसके रूप में उन्होंने काम किया है। किसमें, मुख्य जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मतलब जो मुख्य समाचार पत्र है उनमें। तो वो कहाँ पर, इंडिया में, और अब्रॉड माने विदेश में भी। तो देश और विदेशों में उन्होंने, मतलब भारत और विदेशों में जो मेन जो मेजर जो है यहाँ पर मुख्य समाचार पत्र न्यूज़पेपर है उनमें वो एडिटर के रूप में उन्होंने कार्य किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और वो जो उन्होंने सेवरल माने कई, तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, मतलब वो बहुत सी पुस्तकों के लेखक भी थी, मतलब बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। तो यह पाठ जो है ना, जो यह जो दिया गया है यहाँ पर, जो नीचे दिया गया है पाठ, ये उनकी एक बुक है, उसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, वहाँ से लिया गया एक अंश है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब ये उसका जो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोजेशन। तो यहाँ पर वे जो है वह एक एनालिसिस कर रही है, मतलब एक विश्लेषण कर रही है, किसका, पॉवर्टी माने गरीबी, और ट्रेडिशन माने परंपरा। तो गरीबी और परंपराओं का वो
एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कर रही है, जो क्या करता है, विच कंडेम दिस चिल्ड्रन, जो बच्चों का शोषण, ठीक है, और टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोजन, है ना, एक्सप्लोजन मतलब बच्चों का जो जीवन है और उस जीवन को शोषण करने वाली जितनी भी परंपराएं, जो गरीबी है उसका जो है वो एक प्रकार का विश्लेषण यहाँ पर कर रही है और उसका विरोध कर रही है, लाइफ ऑफ एक्सप्लोजेशन, ठीक है। ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि चूर चूर करने वाली, है ना, गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण कर रही है जो बिल्कुल तोड़ने वाली परंपराएं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, है ना। सम टाइम का मतलब क्या होता है, कभी, है ना, तो कभी कभी या कई बार, ठीक है ना, कभी कभी में, है ना। फाइंड का मतलब मिल जाना किसी चीज़ का, है ना, तो कभी कभी में। गार्बेज का मतलब होता है कचरे का ढेर, है ना, एक प्रकार का कूड़े करकट का ढेर, है ना। तो कभी कभी मैं गार्बेज में से मतलब कचरे में से, कूड़े में से, उसमें से क्या पा लेता हूँ, अरूपी मतलब 1 रुपया प्राप्त कर लेता हूँ। या फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि कई बार मुझे कूड़े में से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, ठीक है। तो यहाँ ये बात लिखिए कि why do you do this, मतलब तुम इस काम को क्यों करते हो, तुम इसको क्यों करते हो, ठीक है। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ लेखिका है, तो आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। वो माई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, है ना, जो मुझे हर सुबह, है ना, मेरे जो पड़ोस में, नेबरहुड में जो कचरे का ढेर है उसमें से मतलब वो क्या करता है, गोल्ड माने सोना ढूंढने के लिए आता है। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि लेखिका पूछ रही है कि तुम इस काम को क्यों करते हो, और किससे पूछ रही है, साहेब से पूछ रही है ना, जिससे वो क्या करती है, हर रोज़ देखती है सुबह में अपने जो नेबरहुड यानी कि पड़ोस में जो कूड़ा कचरे वाला ढेर है, उस ढेर में से मतलब सोना, यानी कि सोने का मतलब गोल्ड का मतलब यहाँ पर जो कीमती चीज़ें हैं उनकी खोज करते हुए वो उनको, उस लड़के को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर गार्बेज का मतलब क्या होगा, कचरा होगा, है ना, कूड़े और करकट को हम गार्बेज कहते हैं। डंप्स माने उसका ढेर होता है। तो यहाँ पर इनकाउंटर का मतलब होता है कि उसका सामना हो जाता है, या फिर जो है उस लड़के को वो देखती है कचरा बिनते हुए, तो उस यहाँ इनकाउंटर शब्द प्रयोग किया है। और स्क्राउनिंग का मतलब ये कि ढूंढना, खोजना, है ना, कचरा बिनना, इस प्रकार का स्क्राउनिंग वर्ड यहाँ पर ये डिनोट हो रहा है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने जो है बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले, अब है ना, हिज होम, और लेफ्ट माने छोड़ना, साहेब ने अपना घर पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, मतलब साहेब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि ढाका जो है, ढाका में हरे भरे खेतों में उसका घर बना था, और ये कोई बात पुरानी नहीं है, मतलब ये बात जो है कोई पुरानी बात भी नहीं है। यहाँ लिखा है सेट एडमिस्ट अ ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, मतलब ढाका के हरे, फील्ड का मतलब खेत, है ना, और ग्रीन माने हरे, हरे भरे खेतों में उसका घर बना था, और उसका जो घर है उसको वो अभी तक उसकी मेमोरी मतलब उसकी याद से अभी वो, मतलब ये बात कोई पुरानी नहीं है, डिस्टेंस का ज़्यादा दूर की बात नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ बहुत से तूफान आए थे। स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है, तूफान आए थे, और उनके जो है खेत और घर को, खेतों को और घरों को स्वेप्ट अवे मतलब बहाकर ले गए। उसकी माँ उसे ऐसा बताती है, हिज मदर टेल्स हिम। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर
गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ठीक है, इस कारण से वे वहाँ से चले आए और इस बड़े शहर में सोने की खोज करने के लिए जहाँ अब वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हो? सोने की खोज में, लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, बड़े शहरों, है ना, जहाँ पर अब वो रहता है। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि मैं पड़ोस में एक बच्चे को देखती हूँ जो कूड़ा करकट बीन रहा है और उसके हरे भरे खेतों में घर था ढाका प्रदेश में, है ना, मतलब, और वहाँ से क्या हुआ, मतलब ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। फिर वहाँ से क्या हुआ कि तूफान आने से उसके खेत और घर सब उजड़ गए और वो लोग जो है बड़े शहरों में आकर स्थापित हो गए और यहीं रहने लग गए और यहाँ जो है लुकिंग फॉर गोल्ड यानी कि सोने की तलाश में। तो यहाँ सोने का मतलब कुछ अलग होगा, कचरे में से कुछ चीज़ें निकालना, ढूंढना और उनको बेचना, इस प्रकार का कार्य है। यहाँ गोल्ड ही उसका मतलब यहाँ निकाला गया है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो मेरे पास करने को कुछ नहीं है, वह दूसरी तरफ देखकर क्या हो रहा है, वह बड़बड़ा रहा है, मतलब बुदबुदा रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। लुकिंग अवे, दूर देखकर, मटर से मैंने बुदबुदाना या बड़बड़ाना। ठीक है, और मेरे पास करने को कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो स्कूल जाया करो, ठीक है ना, और आई से ग्लिबली मतलब मैंने उसे फुसलाते हुए या बहलाते हुए ऐसा कहा कि स्कूल जाया करो, लेकिन तुरंत मुझे इमीडिएटली क्या महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ कितनी खोखली है। ठीक है, इमीडिएटली मैंने तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मेरी मेरी जो राय है, मेरी जो सलाह है, वो कितनी खोखली सलाह है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो यहाँ पर यह कि वहाँ मेरे पड़ोस में, नेबरहुड का मतलब पड़ोस में, कोई स्कूल नहीं है, है ना। वो बच्चा कह रहा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बुल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग कोई स्कूल बना देंगे, है ना, व्हेन मैंने जब वे लोग कोई स्कूल बना देंगे तो आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर ये बात हो रही है ना। एक कचरा बीनने वाले लड़के से एनिस जंग पूछ रही है कि भाई आप स्कूल जाया करो, ठीक है, और वो कह रहा है कि मेरे स्कूल नहीं है मेरे आस पड़ोस में, जब वे बन जाएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। ठीक है, मैंने कहा कि यदि मैं स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे, है ना। आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, मैं स्कूल खोल दूं तो तुम आओगे। आई आस्क मतलब मैंने पूछा, कैसे, हाफ जोकिंग माने एक मजाक में, है ना। जोकिंग का मतलब क्या होता है, मजाक, एक आधे मजाक में मैंने पूछा, ठीक है। तो यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा कि हाँ, और वो एक बड़ी मुस्कान से वो कह रहा है कि हाँ, ठीक है। वो तो यहाँ पर है, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ यूअर स्कूल रेडी, मतलब कुछ दिनों के बाद, है ना, फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी मैंने देखा, हिम रनिंग अप टू मी मेरी तरफ दौड़ कर आते हुए मैंने देखा। उसने क्या पूछा, इज़ यूअर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेखिका ने उससे कहा था कि मैं स्कूल खोल दूँ तो तुम आओगे, उसने कहा कि हाँ। अब वो पूछ रहा है, वापस दौड़ कर आता है और कुछ दिनों के बाद, फ्यू डेज लेटर, है ना, वो रनिंग करके आ रहा है और पूछ रहा है, दौड़ कर आता है और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई सेड, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मींट। मैंने कहा कि स्कूल बनाने में ज़्यादा समय लगता है ना, लॉन्गर माने ज़्यादा समय लगता है, और मैं जो है, मैंने कहा, मैं शर्माते हुए कहती हूँ कि जो मैंने वादा किया है उसका कोई भी मतलब नहीं था, है ना। वाज नॉट मींट, उसका कोई अर्थ नहीं था। जो प्रोमिस किया था उस बच्चे से कि मैं स्कूल खोलूँगी तुम आओगे, लेकिन यहाँ पर उस वादे का कोई भी, जो प्रोमिस जो किया उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बट प्रोमिसेस like mine abound in every corner of his bleak world,
परंतु जो वादे हैं और जो मेरे वादे हैं, इस निराशापूर्ण संसार के हर कोने में ऐसे ही वादे रहते हैं। तो यहाँ अबाउंड का मतलब भरपूर, है ना, एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लिक वर्ल्ड। ठीक है, ब्लिक का मतलब इस फीके संसार में, इस नाखुश संसार में ऐसे वादे तो बहुत होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों, है ना, या उसे जानने के कुछ महीनों के बाद, है ना, उसे नोइंग माने जानना, हिम माने उसे जानने के कई महीनों के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। ठीक है, साहेब ए आलम ही अनाउंसेस, मतलब वह बताता है, वह अनाउंस करता है कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता या उसे नहीं मालूम है कि इसका क्या मतलब होता है, इस नाम का क्या मीन्स निकलता है, क्या अर्थ होता है, उसे यह नहीं पता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वह जानता है, ठीक, यदि उसका अर्थ उसे मालूम होता है तो इसका मतलब निकलता लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स माने संसार का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, मतलब उसके नाम का उसको मतलब नहीं पता। साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है, आलम माने पूरे संसार का वो मालिक है, साहेब है, वो ऐसा बता रहा है, लेकिन वो इसका मतलब नहीं जानता है ना। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे संसार का स्वामी। यदि, है ना, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसे इसका मतलब पता होता तो उसे बहुत टाइम लगता और वो कठिनाई से विश्वास करता कि मेरे नाम का मतलब तो ऐसा होता है। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अनअवेयर का मतलब कि वो अनभिज्ञ है, उसे नहीं पता है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का अर्थ क्या है, ये उसे नहीं पता है। ही रोम्स माने वो भटकता रहता है, वो घूमता रहता है। स्ट्रीट्स माने गलियों में, अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून, मतलब एक ऐसी आर्मी, यानी कि वो जो क्या करता है कि सुबह के जो पक्षी होते हैं ना, उनके समान प्रकट होता है और दोपहर के समान गायब हो जाता है। मतलब दोपहर होने पर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक प्रकार का क्या है, बेयरफुट माने नंगे पैर, नंगे पैर घूमने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी तरह आता है। जैसे कोई पक्षी सुबह आते हैं मॉर्निंग में और दोपहर के समय वो वापस डिसअपेयर माने गायब हो जाते हैं। तो यहाँ आर्मी का मतलब होगा टोली। तो क्या है कि वो जो नंगे पैर जो बच्चे, बेयर फुट का मतलब नंगे पैर, जिनके पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए बेयर फुट वर्ड यहाँ यूज़ किया है। तो एक जो है गलियों में लड़कों के साथ वो घूमता है, नंगे पैर वाले लड़के हैं सभी, और वो कैसे लगते हैं कि एक टोली बनाकर घूमते हैं, और वो सुबह के जो पक्षी होते हैं उनकी तरह जो आते हैं कूड़ा करकट बीनने के लिए, और उसके बाद दोपहर के समय वापस वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मतलब कुछ महीनों के बाद, है ना, मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी हूँ। यहाँ पर ऐसा ऑथर कह रही है, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज मतलब उनको पहचानना, है ना, ईच ऑफ देम, हर किसी को कुछ महीने के बाद धीरे धीरे सबके चेहरे उसको याद हो गए और उनको वो पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मतलब तुम जो है चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मैं एक से पूछती हूँ। आई आस्क वन, वन माने एक, है ना, वेयरिंग माने पहनना, और चप्पल्स माने पैरों में पहनने के चप्पल की बात हो रही है। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, वह एक से पूछती है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, मतलब वो कह रहा है कि मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ उन्हें
जो है ताक यानी कि शेल्फ का मतलब यहाँ अलमारी बोल सकते हैं, है ना। दीवार में जो हम कुछ सामान रखने के लिए बनवाते हैं ना, वो ताक उसको बोलते हैं। कि मेरी माँ उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारती है। वो बिल्कुल साधारण तरीके से सिंपल जो है सादेपन से वो आंसर देता है ना। ब्रिंग देम डाउन, डाउन माने उनको नीचे नहीं उतारती, कहाँ से? फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ मतलब वही आपके दीवार में कुछ हिस्से होते हैं जहाँ कुछ सामग्री हम रखते हैं, है ना, अलमारी बोल सकते हैं अपन। इवन इफ शी डीड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। मतलब वो कह रहा है कि यदि वह उतार भी देती, इवन इफ शी डीड ही विल थ्रो, यदि वह उतार भी देती तो वह उन्हें फेंक देता। थ्रो का मतलब फेंक देता। एक है ना, एक अनदर मतलब एक दूसरे लड़के ने कहा जो जूते पहने हुए था, वेयरिंग शूज, लेकिन ऐसे जूते पहन रखे थे उस लड़के ने जो आपस में बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। मतलब अलग अलग, दोनों जूते अलग अलग टाइप के पहन रखे थे उसने, जो मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है कि उसने पूछा लेखिका ने, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो वो दूसरा कह रहा है कि मेरी जो है माँ उन्हें नीचे नहीं उतारती है। तो वहीं एक लड़का उत्तर देता है कि यदि उतार भी देगी तो यह फेंक देगा। और ये बात जिसने बोली है, उस लड़के ने जूते पहन रखे हैं लेकिन वो आपस में मैच नहीं हो रहे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। इस पर वो कुछ कहती है ना, इस पर आई कमेंट ऑन इट, इस पर मैं कुछ कहती हूँ तो वो क्या करता है? इट शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। वो अपने पैरों को थोड़ा सफल करता, मतलब थोड़ा हिला लेता है ना, और कुछ भी नहीं कहता है। आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। मुझे जूते चाहिए, ऐसा एक तीसरा लड़का बोलता है जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने हैं। मतलब वो तीसरा लड़का बोल रहा है कि मुझे जूते चाहिए, लेकिन और वो बात जब बोल रहा है, ऐसा मतलब ये है यहाँ पर कि उसने कभी जिंदगी में जूते नहीं पहने हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। माने यात्रा के दौरान, है ना, यात्रा के दौरान देश के आर पार, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? देश के आर पार यात्रा के दौरान मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। ठीक है। इन सिटीज़, शहरों में, इन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर मैंने बच्चों को बेयर फुट, क्या है बेयर फुट का मतलब? नंगे पैर चलते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो यहां पर लिखा है कि लेक ऑफ मनी, पैसों की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गया है। आई वंडर ऑफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो इज वन एक्सप्लेनेशन मतलब यह एक स्पष्टीकरण है, इसका भी एक स्पष्टीकरण है कि आई वंडर, मैं सोचती हूँ कि क्या गरीबी की जो अवस्था है उसको दिखाने का एक बहाना है। यानी कि क्या बात हो रही है? तो लेखिका सोच रही है, आश्चर्य से सोच रही है कि शायद एक स्थायी जो गरीबी होती है, उस गरीबी की अवस्था को बातों ही बातों में टालने का एक क्या है? एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है, माने एक प्रकार का बहाना है। तो यहाँ परपेचुअल का मतलब एक अनंत या निरंतर चलने वाली अवस्था से, और पॉवर्टी माने गरीबी होता है। ठीक है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, मुझे एक कहानी याद आती है एक व्यक्ति की जो उडुपी से था, और है ना, जो मुझे एक बार बताई थी, है ना, वंस टोल्ड मी। तो क्या है? रिमेंबर माने याद, है ना। ठीक है। एक स्टोरी माने कहानी, तो एक कहानी याद आती है जो उडुपी से आए एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी।
एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वह एक छोटे लड़के के समान एक पुराने मंदिर के पास, है ना, स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर जाया करता था। मतलब यंग बॉय का मतलब एक छोटे लड़के के समान था वो, और एक ओल्ड टेम्पल यानी पुराने मंदिर के पास स्कूल जाया करता था। ठीक है, मंदिर के पास से निकलकर वो स्कूल जाया करता था। ठीक है, गो टू स्कूल। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहां उसके पिता पुजारी थे। ठीक है, जहां उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। मतलब कुछ देर के लिए, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त में, थोड़ी देर के लिए, है ना, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टॉप बने रुकता था। और कहाँ पर रुकता था? मंदिर में। ठीक है, उस टेम्पल में। और क्या प्रार्थना करता था? क्या प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रे करता था, वहाँ पर प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in air of desolation। मतलब 30 वर्ष के बाद मैंने उस नगर और उस मंदिर की यात्रा की जो अब डूब चुका था, है ना, वीरानी में डूब गया था। ठीक है, ड्राउंड का मतलब क्या था? डूबना। विजिट माने यात्रा करना या जाना। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो पीछे वाले आंगन में जहाँ एक नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफ़ेद जो है रंग वाली जो है प्लास्टिक की चेयर, वहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जिसने कैसी ड्रेस पहन रखी है? भूरे रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी है। और वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, है ना, उसने जूते और मोजे पहन रखे हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। वो वहाँ आता है और क्या करता है आने के बाद, है ना, वो कैसे आता है? वो हाँपता हुआ आ रहा। पेंटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वो जो है हाँपता हुआ आया और उसने अपना स्कूल बैग, है ना, एक बिस्तर पर फेंक दिया। एक फोल्डिंग बेड पर उसने अपना स्कूल बैग जो है वो फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। यानी कि उस बालक को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की याद आई जिसने देवी से जूतों के लिए, एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, गॉडेस माने देवी से, है ना। ठीक है, उस अनादर दूसरे लड़के की जो है याद आ गई जिसने क्या किया था? एक पेयर ऑफ शूज की डिमांड की थी देवी से। लेट मी नेवर लॉस देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो अब मैं इन्हें कभी नहीं, लॉस माने कभी नहीं खोने दूंगा। और जो है देवी ने इसकी प्रार्थना को ग्रांटेड माने स्वीकार कर ली थी। देवी ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेती। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। और जो लड़का जो है वो पुजारी, अब जो पुजारी के बालक के समान अन्य बालक भी जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक्स द रेक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। परंतु कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं और रेक पिकर्स माने जो ये कूड़ा बीनने वाले लड़के हैं, अभी भी उनके पास जूते नहीं हैं, वो जूते रहित बने हुए हैं अभी भी। माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रेक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मेरी जान पहचान है
किससे है? रेक पिकर माने नंगे पैर कूड़ा करकट बिनने वाले से मेरी जान पहचान है, मुझे सीमापुरी तक ले जाती है। और ये जो स्थान है ना, ये दिल्ली के पास एक छोटा सा नगर है जो अभी देखा जाए तो उससे बहुत मील दूर है। तो यहाँ पर एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, ठीक है, परिचय, जान पहचान। और यहाँ बेयर फुट माने नंगे पैर, है ना। रेक पिकर माने कूड़ा बिनने वाले, है ना, कबाड़, जो जिसको कबाड़ बोलते हैं हम, कबाड़ी का जो काम करते हैं, है ना। टू सीमापुरी, सीमापुरी एक स्थान का नाम है। और ये लिखा है पेरीफेरी, क्या लिखा है? इसका मतलब होता है बाहरी सीमा पर, है ना, जो आउट होती है ना उस बाहरी सीमा पर। और यहाँ लिखा है ना, मेटाफोरिकली, मतलब लाक्षणिक रूप से या प्रतीक के रूप में, है ना। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, है ना। वे जो यहाँ रहते हैं वे सभी प्रवासी है ना। और वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। तो यहाँ पर जो स्क्वेटर्स जो वर्ड है ना, स्क्वेटर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो इलीगल तरीके से या गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, ठीक है, वो उन व्यक्तियों के लिए क्या वर्ड है? जो अप्रवासी, जो इस देश के नहीं है लेकिन कहाँ से आए? बांग्लादेश से आए हैं। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक है, उनके बीच का ये साहेब का परिवार है, ठीक है। तो साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, जब ये लोग आए उस समय सीमापुरी क्या था? एक जंगल था, ठीक है, एक प्रकार का जो है वो जंगल था। तो यहाँ पर एक प्रकार का उजाड़, यानी कि जंगल मतलब वही है ना, ऐसी चीज थी। इट स्टिल इज, और अभी भी ऐसा ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब मिट्टी के बने ढांचों में है ये, ठीक है। मड माने क्या होगा? मिट्टी, और स्ट्रक्चर माने उसके ढांचों में है। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रेक पिकर्स, जिनकी जो छतें हैं, रूफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर? छत है, वो टीन से बनी है और तिरपाल से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें नालियों के लिए या नल के पानी के लिए कोई भी प्रबंधन नहीं है। और वहाँ कितने लोग रहते हैं? लगभग 10,000 लोग कबाड़ बिनने वाले वहाँ पर रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain। मतलब वो यहाँ बिना पहचान पत्र के 30 सालों से रह रहे हैं, उनके पास कोई अनुमति पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं और वो ग्रेन यानी कि अनाज खरीदने योग्य बन गए हैं, ठीक है। यहाँ ग्रेन का मतलब क्या होगा? अनाज। इनेबल माने वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है इसलिए वो अनाज खरीदने के योग्य हो गए, ठीक है। और कोई उनका पहचान पत्र नहीं है, उनके पास केवल राशन कार्ड है और उसमें उसका नाम है और वो वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, मतलब भोजन जो है ज़्यादा जरूरी होता है जीवित रहने के लिए पहचान होने की बजाय। मतलब भोजन जीवित रहने, सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है, न कि पहचान। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, माने दिन के आखिरी में, एंड ऑफ द डे है ना, दिन के आखिरी में अपने परिवारों का पेट भर सके और बिना दर्द के हम सो सके,
ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना दर्द के हम सो सकें। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो हम यहाँ रहना अच्छा समझेंगे उन खेतों में रहने की बजाय जो हमें अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक ग्रुप है, मतलब जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए एक औरतों का एक ग्रुप है, और वो समूह ये कह रहा है कि जब उनसे वो पूछती है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ तो कि आप लोग हरे भरे खेतों और अपनी सुंदर धरती को छोड़कर, उन नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आई है। तो यहाँ पर टेटर्ड का मतलब होता है फटी पुरानी, ठीक है, साड़ीज, ठीक है, और वो ब्यूटीफुल सुंदर धरती को छोड़कर यहाँ क्यों आई है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता है। दे पीच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट्स होम, वो अपना तंबू लगा लेते हैं और अपना टेंट लगा लेते हैं, और वो उनका क्या बन जाता है, एक अस्थायी निवास उनका बन जाता है। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो बच्चे उनमें से बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो आजीविका कमाने में जो है, मतलब वो काम धंधा करने में भागीदार पार्टनर हो जाते हैं, मतलब वो बड़े बच्चे हो जाते हैं और वो ये कबाड़ बिनने का काम शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब होता है कबाड़ बिनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोफेशंस ऑफ अ फाइन आर्ट, मतलब कई वर्षों तक, थ्रू द ईयर्स कई वर्षों तक चला आ रहा है ये जो काम है, ये क्या बन जाता है उनके लिए, कला बन जाती है, ठीक है, उनके लिए एक प्रकार का जो है एक प्रकार की फाइन आर्ट बन जाती है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरे का मतलब क्या है उनके लिए, उनके लिए सोना है, कूड़ा करकट उन लोगों के लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, मतलब यह उनके रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उन लोगों के सिर पर एक छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकने वाली छत क्यों ना हो, चाहे वो लीक होने वाली छत क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, किंतु यह एक बच्चे के लिए वह उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और एक 10 का नोट भी। साहेब सेज, ऐसा साहेब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़े के ढेर में से एक सिल्वर कॉइन माने चांदी का सिक्का मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंडिंग, तो क्या तुम ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, वहाँ कुछ और ढूंढने की उम्मीद बनी रहती, फिर और सिक्के मिल जाए ऐसी उम्मीद, वहाँ पर होप माने ऐसी आशा जगी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, मतलब यहाँ ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इस कूड़े इस का मतलब अलग होता है, और उनके माता पिता के लिए इस कबाड़ बिनने का मतलब अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप्ड इन वंडर, मतलब हर कोई चीज़ आश्चर्य में लिपटी हुई है, रेप्ड का मतलब लिपटी हुई है। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए यह उनके रोजी रोटी का साधन होता है, ठीक है, सर्वाइवल का साधन होता है। एल्डर्स माने बड़ों के लिए। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब watching 2 young men dressed in white playing tennis, मतलब एक दिन सुबह ठंड के मौसम में साहेब को पड़ोस में जो क्लब है उसकी जो फेंस है, मतलब जो तार लगे हुए हैं, उस दरवाजे के पास मैंने उसको
खड़े देखा है, जहाँ पर वाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे हैं 2 व्यक्तियों को वो देख रहा है। आई लाइक द गेम, मतलब मुझे यह खेल बस पसंद है। ही हम्स कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब मुझे खेल पसंद है, वो उसने धीरे से कहा, और वो इस खेल को पीछे की तरफ से देखकर ही क्या हो रहा है, संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मतलब वो कह रहा है कि मैं, मतलब जब कोई आसपास नहीं होता ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, ठीक है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग्स, वो हाँ करते हुए कह रहा है कि जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, साहेब भी टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं, लेकिन उसके जो है जूते वो कैसे लग रहे हैं, एक स्ट्रेंज, अजीब लग रहे हैं, है ना, मतलब फीके पड़ रहे हैं, और उसका डिसकलर्ड, उसका कलर भी अलग है, शर्ट और शॉर्ट्स, यानी कि कमीज और नेकर भी अजीब लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, मतलब समझाने के दृष्टिकोण से वो कह रहा है, उसी अंदाज में कह रहा है, समझाने के अंदाज में, कि यह सब मुझे किसी ने दे दिया था। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और यह बिल्कुल फैक्ट, यह सत्य है कि जो जूते जो है ना वो किसी अमीर लड़के के द्वारा उनको छोड़ दिया गया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, मतलब उनमें से किसी एक में छेद हो गया था, लेकिन इससे साहब को कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर रहता है, नंगे पैर चलता है, एक छेद वाला जो जूता है वो उसके सपने के समान होता है, बिल्कुल उसके ड्रीम के समान है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इनिशियली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जिस खेल को वह देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मतलब आज सुबह साहेब जो है वो दूध वाला जो बूथ है उस रास्ते पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है, ठीक है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, अब वो कह रहा है कि मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जो चाय की दुकान है वहाँ काम करता हूँ, मतलब वो पॉइंटिंग करते हुए कह रहा है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मतलब अब मुझे 800 रुपये और पूरा खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह काम पसंद है। आई आस्क, मतलब लेखिका ने पूछा उससे कि क्या तुम्हें यह काम पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने उसके चेहरे को देखा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मतलब जब यह बात उससे पूछती है तो कैसा लग रहा है कि उसका चेहरा है ना बिल्कुल केयर फ्री, मतलब चिंता रहित वाला भाव वहाँ पर प्रतीत होता है। द स्टील कनेस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, है ना, जो स्टील का कनस्तर है वो उसके प्लास्टिक बैग से भी भारी लग रहा है, जिसे वह अपने कंधे पर इतना आसानी से, सो लाइटली, इतना आसानी से उठा लेता था। द बैग वाज हिज, बैग उसका अपना था। द कनस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कनस्तर था वो उस आदमी का था जो उस चाय की दुकान का मालिक है, ठीक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। यहाँ उसका नाम है साहेब आलम, यानी कि संसार का मालिक, लेकिन अब वो किसी दूसरी दुकान पर काम करता है। शायद उसने जो है रैक पिकर का जो काम है, कबाड़ बिनने का काम उसने छोड़ दिया है। तो ये इसका जो है लगभग एक जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक पार्ट और बचा है,
हम इसको आगे वाले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपने फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आपका, वो द लास्ट लेसन, उसको आपने नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देखें।